अंधेरा और कोहरे के साथ सन्नाटा पसरा था। तभी एक घर से कराहने की आवाज आती है। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों कांप रहे हो? बेटा मुकेश, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटा। मुझे कोई और गर्म कपड़ा दे दो। मुझे अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है और लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे दवाई और कुछ गर्म कपड़े दे दो। ठीक है पिताजी, मैं अभी आपके लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। मुकेश घर के अंदर से कुछ गर्म कपड़े लाकर सुखू को दे देता है, लेकिन फिर भी सुखू ठंड से कांपता रहता है। बेटा, ये जमा देने वाली ठंड अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठंड मेरे शरीर के अंदर तक उतर गई है। हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं बेटा। सांस भी बोझ लगने लगी है। अंदर से ऐसी कमजोरी महसूस हो रही है जैसे लगता है जैसे मेरी सारी ताकत बर्फ बनकर जम गई हो। मुझे नहीं लगता है बेटा अब मैं इस ठंड में बच पाऊंगा। पिताजी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी भैया को बुला कर ले आता हूँ। इतना कहकर मुकेश अपने बड़े भाई के पास जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं लगता कि भैया पिताजी का इलाज करवाएंगे, लेकिन इस हालत में भैया कुछ न कुछ तो पिताजी के लिए जरूर करेंगे। फिर वो अपने बड़े भाई पंकज के पास आता है। भैया भैया भैया, आप सो रहे हैं? उठिए ना, पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हो गया? तुम इतनी रात को शोर क्यों मचा रहे हो? भैया, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उनके लिए औषधि ला सकूं। इलाज की उन्हें सख्त जरूरत है भैया। अरे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, रहने दो, बाद में उनका इलाज करवा दूंगा। नहीं भैया, पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो मर भी सकते हैं। अगर तुझे इतनी ही फिक्र है ना तो जाकर खुद ही उनका इलाज करा दे। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं है, जब होंगे तब इलाज करवा दूंगा। फिर मुकेश उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? भैया, पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तुमने थोड़े से जो पैसे अलग से रखी थी वही दे दो, मैं उसी से पिताजी का इलाज करवा दूंगा। ठीक है जी। फिर संगीता पैसे निकालकर मुकेश को दे देती है और मुकेश उन्हीं पैसों से अपने पिता का इलाज करवाता है। ऐसे ही देखते 2-4 दिन बीत जाते हैं और प्रतिदिन सुखू की तबीयत और ज्यादा खराब होती चली जाती है। फिर एक दिन अचानक सुखू इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठिए ना पिताजी, उठिए ना। लेकिन सुखू हिलता तक नहीं है। उतने में पंकज वहाँ आ जाता है। चलो ठीक ही हुआ, पिताजी अब बूढ़े हो ही गए थे। मर गए तो ठीक ही हुआ, नहीं तो दवाई करते करते मेरा सारा पैसा भी खत्म हो जाता और मैं कंगाल हो जाता। मुकेश फूट फूट कर रोने लगता है। भैया, अब तो पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकूं। ठीक है, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, उतने ही दूंगा। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ठीक है भैया, जो भी है, पिताजी का अंतिम संस्कार तो करना ही है। फिर दोनों भाई जैसे तैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। आधी रात को पंकज अपने कमरे में सोया होता है। तभी उसकी पत्नी उसे जगाती है। देखो जी, अब पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे और इतने दिनों से हम ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो ये सारा घर और जमीन अब हमारी होनी चाहिए ना। आप अपने भाई को इस घर से निकाल क्यों नहीं देते? हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो। खेत की वसीयत भी मेरे पास ही है। कल ही मैं उसको पूरे परिवार के साथ गांव से बाहर निकाल दूंगा। ये हुई ना बात। अब देखना हमारे बच्चे कैसे ऐश की जिंदगी जिएंगे। फिर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जी देखिए, हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब हमने पिताजी के इलाज में लगा दी। ठंड बढ़ती जा रही है, पिंटू के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे में कैसे चल पाएगा? चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। इतने में पंकज वहाँ आ जाता है। मुकेश, अब मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता, तुम आज ही यहाँ से निकल जाओ। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तो पिताजी का है और इतनी ठंड में मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाई है और ये घर अब मेरे नाम है। पिताजी की तबीयत खराब थी
तब मैंने उनसे अंगूठा लगवा लिया था। इसलिए इस घर पर और जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। बस जो बूढ़ी गाय है ना, उसे लो और अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाओ। भैया, आप हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिए कि पिताजी की सारी जमीन अपने नाम करवा लिए। ऐसा मत करिए भैया, भगवान के लिए रहम करिए। इतनी ठंड में मेरे बच्चे बाहर मर जाएंगे। भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना कपड़े और ना ही कोई घर। हमारे इस छोटे से बच्चे पर तो तरस खाइए। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, तुम जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलो यहाँ से। फिर पंकज मुकेश को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। जा यहाँ से, और ये बूढ़ी गाय भी ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भैया, भगवान के लिए रहम करो। इस जमा देने वाली ठंड में अगर तुमने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बाहर तो हवा भी बर्फ की तरह चुभ रही है और हमारी सांसें तक कांप रही हैं। लेकिन पंकज एक नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। ठंड इतनी थी कि घर के बाहर शरीर जमने लगा था। चारों तरफ कोहरा छाया था। अब हम क्या करें जी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पिंटू की तबीयत पहले से ही खराब है, अब ठंड में इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखो, ये गौरी भी बेचारी कांप रही है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दोनों उदास मन से वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी अचानक पिंटू ठंड के मारे बैठ जाता है। पिंटू बेटा उठो, क्या हो गया बेटा? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी बेटी को ठंड लग रही है। तभी गाय जमीन पर बैठ जाती है और पिंटू को अपने पैरों से लिपटा देती है। देखो, ये गौरी बिल्कुल माँ जैसी है। इसे कैसे पता चला कि हमारे बच्चे को ठंड लग रहा है? इंसानों से तो जानवर अच्छे होते हैं जी। ये हमारी तकलीफ समझ सकती है, लेकिन हम उनकी तकलीफ समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, ये तो है। जब तक गौरी पिंटू को अपने पैरों में लपेटे हुए है, तब तक मैं गांव जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं यही गौरी और पिंटू के पास बैठती हूँ। फिर मुकेश कांपते शरीर और सुन्न पड़े हाथ पाँव के साथ कड़कड़ाती ठंड को चीरता हुआ सेठ के पास मदद की आस में जा पहुंचता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकूं। अरे तू तो सुक्कू का बेटा है ना? अरे तेरे पास तो खुद ही उतना बड़ा घर है, जमीन है, फिर तुझे पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? भैया ने धोखे से सारा जमीन अपने नाम कर लिया है और पिताजी के इलाज में मेरे सारे जमा पूंजी वाले पैसे खत्म हो गए और भैया ने मुझे और मेरे परिवार को गाय के साथ घर से बाहर निकाल दिया है। और इतनी ठंड में मेरे बच्चे के ऊपर एक गर्म कपड़ा भी नहीं है। मेहरबानी कर दो सेठ जी। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे बे, तुम जैसे भूखों को मैं पैसे क्यों दूं? अरे जब तेरे भाई ने तुझे खुद का पैसा नहीं दिया और घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? और तू पैसे चुकाएगा कैसे? आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बस मुझ पर रहम करिए, मेरा बच्चा ठंड के मारे मर जाएगा। वो कांप रहा है। अरे तुम्हारे जैसे कितने भिखारी होंगे जो रोड में इसी तरह तड़प रहे होंगे ठंड में। तो भी जाओ और उसी में लाइन लगा ले। सेठ जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सेठ ने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया। चलो गांव वालों के पास जाता हूं, शायद वो मेरी मदद कर दें। फिर मुकेश कई जगह जाता है पर उसकी मदद कोई नहीं करता है, बल्कि सभी उसकी स्थिति पर हंसते हुए चले जाते हैं। फिर मुकेश उदास होकर संगीता के पास आ जाता है। क्या हुआ जी, किसी ने हमारी मदद नहीं की क्या? और देखिए ना, गौरी पिंटू को कितना गर्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका बदन ठंडा पड़ता ही जा रहा है। देखो संगीता, सभी पत्थर दिल बन गए हैं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। चलो, हमें अपनी खुद से मदद करनी होगी। और मेहनत करके एक झोपड़ी बना लेते हैं। देखो जी, रहने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन झोपड़ी के अंदर भी बहुत ठंड लग रही है। अब हम क्या करेंगे? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे जोरों से भूख भी लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो ना। सुन रहे हो ना जी, इसे खाने को कहाँ से दूं? इसे कैसे समझाऊं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? इतने में ही गौरी का दूध अपने आप जमीन पर गिरने लगता है।
अरे ये क्या, ये देखो, ये क्या, ये गौरी गौरी का दूध कैसे आया? गौरी तो कई सालों से दूध नहीं दे रही थी। हाँ जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, भला ये दूध कैसे दे सकती है? अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया है जी। लगता है गौरी ने हमारी तकलीफें सुन ली और इसने दूध देना शुरू कर दिया। अब जल्दी से पिंटू को दूध पिला दो और हम भी थोड़ा सा दूध पी लेंगे, जिससे हमारी भूख मिट जाएगी। फिर तीनों गौरी का दूध पी लेते हैं और सो जाते हैं। फिर रात जैसे ही गहराती है, तभी ठंड के मारे सभी कांपने लगते हैं। हाँ जी, सुन रहे हो, बहुत जोर से ठंड लग रही है। अब मैं नहीं रह सकती हूँ इस ठंड में। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा परिवार सब ठंड से मर रहे हैं और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। सब सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कोई तो मुझ गरीब पर रहम करो। इतने में ही एक साधु महाराज झोपड़ी के बाहर आते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अरे घर में कोई है? इतनी ठंड में बाहर साधु महाराज आए हैं। शायद उनको भी ठंड लग रही होगी। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। फिर मुकेश बाहर जाता है। क्या हुआ साधु महाराज, आपको भी ठंड लग रहा है? आ जाइए मेरी झोपड़ी में, कम से कम थोड़ी सी ही सही गर्माहट मिल जाएगी। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी झोपड़ी में गर्माहट लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपना कर्ज चुकाने आया हूँ। कैसा कर्ज साधु महाराज? तुम्हारे पिता सुक्खू ने मुझे एक बार पानी पिलाया था, जिस वक्त पूरे गांव वालों ने मुझे भिखारी कहकर भगा दिया था। उस वक्त तुम्हारे पिता ने मुझे खाना भी खिलाया था और मेरा सहारा बने थे। उस वक्त मैंने वचन दिया था कि जब भी उनका परिवार संकट में होगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, और खास तौर पर तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिता हमेशा परेशान रहते थे और कहते थे मेरे छोटे बेटे की किस्मत बहुत खराब है और मेरा बड़ा बेटा बहुत लालची है, इसलिए छोटे बेटे को हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलता रहे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साधु महाराज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे परिवार के लिए थोड़े से गर्म कपड़े चाहिए, ताकि हम इस ठंड में थोड़ा सुकून से रह सकें। तुम कुछ और भी मांग सकते हो, धन दौलत घर। नहीं महाराज, धन दौलत ये सब क्या है? भाई ने तो धोखे से छीन लिया, बाकी मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ। बस गर्म कपड़े हम सबको मिल जाए, वही काफी है। हाँ साधु महाराज, हमारे लिए बस वही काफी है। ठीक है, रुक जाओ। फिर साधु अपनी पोटली से एक पुरानी चादर निकालते हैं। ये चादर कोई साधारण चादर नहीं है बेटा। मैंने कई वर्षों की तपस्या करके इस चादर को प्राप्त किया है। तुम इस चादर से अपने पूरे परिवार को ढक लेना। तुम्हारे शरीर के साथ साथ ये झोपड़ी भी पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। क्या क्या सच में साधु महाराज? हाँ, लेकिन ये सिर्फ ईमानदारों के लिए काम करती है। अगर किसी ने लालच से चादर को धारण किया तो उसका उल्टा परिणाम होगा और इस चादर का प्रकोप उसे झेलना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। तभी साधु महाराज की नजर गौरी पर जाती है। और ये गौरी, ये कोई साधारण गाय नहीं है। इसमें तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। ये तुम्हारे सुख दुख की साथी है। इसके रहते हुए तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने इस गाय को एक बच्चे की तरह पाला है और इसलिए यह तुम्हें भी एक बच्चे की तरह संभालेगी और किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। वे सब इस ठंड के प्रकोप से तिल तिल मरेंगे। फिर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि साधु महाराज हमारे लिए ये चादर लेकर आए हैं। जल्दी से हमें ये चादर ओढ़ लेनी चाहिए, इससे पहले कि ठंड और बढ़ जाए। फिर मुकेश, पिंटू और संगीता तीनों चादर ओढ़ लेते हैं। ये क्या, हमारे शरीर में तो गर्मी आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। ये तो चमत्कार हो गया है जी। सच में साधु महाराज ने हमें एक जादुई चादर दी है। इसकी मदद से हमारी पूरी ठंड अच्छे से कट जाएगी। फिर पूरा परिवार उस चादर को ओढ़कर गर्माहट के साथ सो जाता है। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मुकेश के घर में सुख शांति आ जाती है। गौरी दिन रात बहुत सारा दूध देने लगती है और चादर की वजह से ठंड भी चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ
उसके बड़े भाई पंकज की बेटी